militancy is not a piece of cake that it's removed from table. India, Indian state, feels कि that Article 370 को खत्म किया जाना चाहिए, तो the whole thing gets integrated into Indian state. Some of the Kashmiri Hindus have also come to believe that nothing has changed after Article 370. कश्मीर समस्या को कैसे पोर्ट्रे करता है? क्या है कश्मीर समस्या? जब हम बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? कश्मीर समस्या जो है देश के सामने बहुत सी एजेंसीज ने पोर्ट्रे किया है जैसे हिंदू मुसलमान का मसला है। मतलब जमात इस्लामी का बड़ा रोल रहा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल समस्या में, कश्मीर समस्या में, और हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का बहुत बड़ा रोल रहा। कौन सा वाला पीरियड था जिसमें लगा वहाँ पे सरकार है ही नहीं? Elements had also sort of overpowered him in administration and he was not so effective. Then onwards completely we find that Kashmir was not in good hands. पहलगाम की घटना ने कश्मीर को फिर से फोकस में ला दिया है। कश्मीर की समस्या को लोग वहाँ केवल पंडितों के घाटी छोड़ने से जोड़ कर देखते हैं। ये समस्या उससे कहीं ज़्यादा है। देश में एक वर्ग है जो 1989 के बाद पैदा हुआ है और कश्मीर के बारे में बेहद कच्ची पक्की जानकारी रखता है। उसका नज़रिया इसे लेकर अलग है। कश्मीर की समस्या के मूल में इतिहास है, राजनीति है। डॉक्टर आर.एल. हांगलू एक मशहूर इतिहासकार हैं। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर व्यापक शोध किया है। ये कश्मीर समस्या के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं, विचार रखते हैं। इतना ही नहीं, इसके समाधान के लिए उपयोगी सुझाव भी देते रहते हैं। डॉक्टर हांगलू की राय में कश्मीर समस्या केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। वो कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझने की आवश्यकता पर बल देते हैं। डॉक्टर हांगलू के विचार कश्मीर समस्या को समझने और इसके समाधान के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। हांगलू साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप कश्मीर के बारे में जानते हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीर में रहे हैं, कश्मीर आप इतिहासकार हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आपने अपनी सेवा दी है। सबसे पहले ये कि इस बार जब पहलगाम की घटना हुई जी, तो क्या आपके मन में क्या आया सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो यही मेरे मन में आया कि मैं कई दोस्तों को इससे पहले भी कह रहा था कि दैट द ट्रबल इज़ नॉट ओवर इन कश्मीर। जैसे गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि साहब हम तो मिलिटेंसी को एकदम ख़त्म कर दिए हैं। मिलिटेंसी इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक दैट इट्स रिमूव्ड फ्रॉम टेबल। मिलिटेंसी इज़ नॉट लाइक दैट। इट हैज़ डीप रूट्स एंड देयर आर रीजंस फॉर इट। इसके कई पक्ष हैं जिनको अच्छी तरह से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इसको मेरे नज़रे से गवर्नमेंट को मैं चाहता हूँ और मेरी नज़रे से मैं हमेशा देखता हूँ कि इसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्ट नहीं है। जो सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं कश्मीर की मिलिटेंसी को कंटेन करने के लिए, उसमें कोई इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें इन्वेस्टमेंट है आर्मी के ऑफिसर्स की इन्वेस्टमेंट में है, ब्यूरोक्रेसी की इन्वेस्टमेंट है। धारा 370 क्या वही मूल जड़ थी समस्या की? और अगर वही थी तो फिर उसको हटाने के बाद तो हालात में सुधार हो जाने चाहिए। देखिए, धारा 370 के बाद अगर इसको परसिव करने के लिए कई सारे मतलब एंगल्स हैं। इसी ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी इन द सेंस सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई वुड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट फील्स कि दैट आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाना चाहिए, तो द होल थिंग गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन स्टेट। But people do not get integrated into any state by simply removing constitutional difficulties or articles. Because ultimately it is not land that has to get integrated. We don't have to cross high seas to go to Kashmir. We have to get people integrated. People's, लोगों का नजरिया चेंज होना चाहिए इंडिया के प्रति। वो नजरिया जब चेंज हुआ, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद तो नजरिया चेंज हुआ नहीं है। Let me frankly tell you, whether government admits it or not,
there's an immense amount of sense of alienation among Kashmiri Muslims. Even some of the Kashmiri Hindus have also come to believe that nothing has changed after Article 370. भाई रोड्स वाइडन करने से, मार्केट प्लेसेस बनाने से, या कुछ माल वाल, वो तो हर जगह बने रहते हैं और बनते रहते हैं. You see, you have given Philip to commerce and so on, but you have not been able to change the hearts of public, which gets reflected into your election itself. Why is it that nobody voted for the ruling party? Everybody voted for, you look at the geography of Kashmir. Pehle, first of all, I would also like to mention here one important point. जी. When this was done, delimitation was done. You see, much before passage of Article 370 को अबंडन करने के लिए, उससे पहले एक डिलिमिटेशन प्रोग्राम बनाया गया और उसकी कमेटी बिठाई गई. I am shocked to say that those people who were invited or involved in that delimitation commission, I mean, they had no knowledge of Kashmir. आप कश्मीर की ज्योग्राफी को देखिए, आप शुपियन को राजौरी के साथ जोड़ रहे हैं, which are partly linguistically different zones. There is a village of mine, हमारे ब्रंग इलाके में मेरा गांव है हांगलगुंड जी. वहां का वोटर जो है, एक जो है राजौरी के साथ अटैच है, एक लोकल अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ. It's shocking if I tell to another Kashmiri how they have organized it. I mean, even if they were politically intelligent, it would have been done. It could have been done much more wisely and better way. Suppose if I was part of Indian state that time, I would have done in a way that would have benefited the state if they were interested in it. But you have not done that. You have messed up Kashmir. Frankly speaking, Article 370 ka removal, delimitation has completely messed up things. And that got reflected in election itself. I mean, you have jailed Farooq Abdullah, you have tried to nail Mehbooba Mufti, National Conference, but ultimately what have you got? Umar Abdullah has come back to power with good number of seats in the Kashmir. And you will not be now, you look at the, dilemma now, look at the problem now. On one side, you want to contain these problems and so on the other hand, now you have a dual system of government. Neither Umar Abdullah is in a position to function as independent chief minister to resolve the issues of public, nor Manoj Sinha, who is sitting quietly in that Lieutenant Governor's house, is able to, solve the problems. You must have seen recently there was a dispute that the Manoj Sinha transferred some officials and it was not digested by the newly elected chief minister. So nobody knows with whom the authority rests. And as a result, what happens? The problems of public get delayed. अच्छा हंगलू साहब, जब हम कश्मीर समस्या की बात करते हैं तो ये ना एक जैसे एक जो फ्रेज होता है या प्रोवर्ब होता है, वो धीरे धीरे जाके अब लगातार एक समुदाय, एक समाज बोलता रहता है, फिर उसकी किताबों में जाके अंकित हो जाता है. वो ऐसे ही मुहावरे बनते हैं. मतलब कश्मीर समस्या ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या नहीं है, या कोई साधारण इंसान है. इस देश में लगता है कि हर व्यक्ति को पता है कि कश्मीर समस्या क्या है. कश्मीर नहीं पता, पर कश्मीर समस्या के बारे में पूछेंगे, बोला हाँ समस्या है. आपके जैसा विद्वान आदमी कश्मीर समस्या को कैसे पोर्ट्रे करता है? क्या है कश्मीर समस्या? जब हम बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? देखिए, कश्मीर समस्या जो है देश के सामने बहुत सी एजेंसीज ने पोर्ट्रे किया है. जैसे हिंदू मुसलमान का मसला है, जैसे कम्युनल मसला है. आई वुड से कॉन्सिक्वेंस इज कम्युनल, बट कश्मीर का मसला कम्युनल नहीं है. इट्स नॉट कम्युनल. इसी कश्मीर के मसले को तैयार होने के लिए, डेवलप होने के लिए कई एजेंसीज का हाथ है, कई पावर्स का हाथ है. आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं. कोल्ड वार स्टार्ट हो गया जी. कोल्ड वार के चलते यू हैव सीन द होल वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, द कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक. 1979 में रज़ा शाह पहलवी को ख़त्म कर दिया गया, हटाया गया ईरान से. उसी रज़ा शाह पहलवी को, जिसको CIA और अमेरिकन्स ने प्रमोट किया था मॉडर्नाइजेशन के लिए जी. और व्हेन मॉडर्नाइजेशन डिड नॉट सूट अमेरिकन्स बिकॉज इट वाज नर्सिंग मॉडर्निटी एंड कम्युनिज्म,
which Russia was also, influencing, China was influencing, India की तरफ से Nehruvian socialism was there. So you could imagine when Americans and CIA could understand that this is not suitable to them, they began to bring in radical ideologies and spread it. आपने देखा आज अमेरिकन्स कह रहे हैं कि साहब अफगानिस्तान मॉडर्न होना चाहिए, दे शुड नॉट बी रेडिकलाइजेशन, तालिबान एक्सेप्टेबल नहीं है. What happened to when Najibullah was modern, he was communist, why he was, UN compound में मारा गया? Why it happened so at that point of time? Because Americans could understand कि हम कभी कोल्ड वार में जीत नहीं पाएंगे अगर साउथ एशिया में प्रोग्रेसिव फोर्सेस तरक्की करेंगे. आप देखिए खाली पाकिस्तान जो है अमेरिकन्स के हाथ में था. Russia was completely communist, China was completely communist. We had Nehruvian socialism and modernity and open society, खुला जहन जो आजकल नहीं है खासकर. तो अगर इसमें ईरान भी कम्युनिस्ट हो जाता, अफगानिस्तान भी हो सकता है, तो what would have happened to Pakistan? It was very difficult for Americans to win this war. फिर उसके बाद CIA के एक एजेंट ज़ेलेंस्की आते हैं and he himself admits there is a book written by Westard, The Cold War. उसमें CIA की डॉक्यूमेंटेशन सारी मतलब डिकोडिफाई हो गई है and that's available for anybody, you can check it up on net also. I have read the book and many other documentation, वालपर्ट के और CIA के डॉक्यूमेंटेशन जो अवेलेबल है, we have seen it. ज़ेलेंस्की says that सबसे महंगा हमारे यहाँ परचेज करना ज़ायुल हक था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स में. It was very costly to purchase ज़ायुल हक. And when Zelensky visited Hindu Kush with ज़ायुल हक, before the sort of breakdown of Cold War, Zelensky, ज़ायुल हक asks him that कि इंटरनेशनल मलेशिया आपने जो लाया है यहाँ हमारे यहाँ रखे हैं ये जहादीज, इनको मैं क्या करूँ? तो Zelensky जो है कलाशनकोव हाथ में उठा के कह रहा पुट देम हियर, इसके बाद आप कश्मीर को आज़ाद करो. नाउ इमेजिन एक इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स इसमें है. कश्मीरी मुसलमान को आइडिया दिया गया कि आपको आज़ादी दिला देंगे, विच पाकिस्तान नोज आज़ादी दिलानी ही नहीं है किसी को, बिकॉज पाकिस्तान के लिए एक आइडियोलॉजिकल टूल है. आज़ादी इनको दिलानी नहीं है. वी हैव टू हेल्प बिकॉज वी हैव टेकन डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका, वी हैव टेकन हेल्प फ्रॉम अमेरिका, देयरफॉर वी आर प्लेइंग a stooge in the hands of America. But Kashmiri Muslim got caught up, not all of them, a group, Jamaat Islam and others, they all got caught up in this issue that we will get freedom. But there was no sincere commitment on the part of Pakistanis at all for that freedom at all. It was basically because Cold War collapsed. And when those Afghan elements crossed over into Kashmir, they had an impression that Kashmiris are wearing fair and it must be backward and now इनको आज़ाद करने का है. When they went into drawing rooms, they found that it's a literate community. Even Kashmiri Muslim urban towns, हर जगह, they are literate, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं. So they found there is nothing to be liberated here. But Kashmir was pushed into this fire. इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट वाज हैपनिंग टू आवर इंटेलिजेंस. वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर इंडियन स्टेट, आवर इंडियन इंटेलिजेंस. व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम? व्हाट वर आवर इंटेलिजेंस पीपल डूइंग व्हाई दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू टेल अस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? You see, because basic thing is it was basically residue of Cold War. I would say Kashmir problem is residue of Cold War, but it has been portrayed by different agencies. They are taking, everybody is taking, advantage of portraying it. Pakistan says, हमने कर लिया है भाई मुसलमानों के लिए, हम हमेशा करने को तैयार है, because Pakistan feels इसको अपने existential crisis है, it's a failed state now. पर कश्मीर के मुसलमान क्या पाकिस्तान से सहानुभूति रखते हैं? अब नहीं, because since now Pakistan is not in a position to give anything at all. You see, we must understand as Indians, which every Indian should understand, Islam is an international religion. मैं बचपन में देखता था कि कश्मीरी मुसलमानों का प्रोसेशन चलता था, हर 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद अगर अलग सा मस्जिद में कुछ हुआ तो एक जुलूस निकलता था, लोकल ज़ियारत तक जाता था, जिंदाबाद मर्दाबाद करके फिर अल्लाह अकबर नारा लगा के आ जाते थे. When I gave a deep thought to it, that why it is happening, why Hindus are not doing it. We were not part of international religion, but they were part of international religion. So therefore it was matter of concern to them if something happens to a Muslim,
in Egypt or anywhere else. So it was justified on their path to, declare solidarity with them if something has happened. Suppose हमारा मंदिर कहीं श्रीलंका में, इजिप्ट में, अरब वर्ल्ड में कोई मंदिर होता जिसको लूटा जाता, ब्रेक किया जाता, तो हम लोग भी थोड़ा प्रोटेस्ट कर लेते, जैसे आजकल लंदन में होता, बाकी जगहों पे होता है, तो we would have also protested. Which is justified. Why should not we? हमने तो नहीं किया, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए, हमने नहीं किया बांग्लादेश में, बट हिंदुओं को मारा गया, we did register in different डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट वेज में हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट तो किए, लेकिन अगर मुस्लिम्स भी किए, इट वाज जस्टिफाइड बिकॉज प्रॉब्लम इज दे आर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल रिलीजन. That we must understand. Their being part of international religion does not necessarily mean that they are not nationalists. For example, हम लोग तो ह्यूमन राइट्स ट्रीटी जो 1948 में बनी है, जी, India is part of that treaty. We should treat it this way. We are part of IMF. We are part of World Bank. We benefit out of these agencies. We interact with these agencies. We treat them and utilize them. But yet, India is India. So likewise, even if they have international linkages, now today, in fact, all religions have international linkages. So therefore, we should not treat that they become international by being a Muslim. You see? We have a multiculturalism. We have a plural society. हमदू साहब, जो सोसाइटी अलर्ट है, राइट, अवेयर है, उस सोसाइटी में जहाँ मेजॉरिटी मुसलमान हैं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आके या तो इनको ट्रेन करते हैं या उधर से ट्रेन होके आते हैं, वो इतनी बड़ी सोसाइटी में घुस जाते हैं, तो या तो इनसे मिले हुए होते हैं, या अगर नहीं मिले हुए होते हैं तो इनको दबा के रखते हैं. तो दोनों सूरत में ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? फिर कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि अगर वो बाहरी हैं तो इनको अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं है उनसे तो उसका प्रोटेस्ट करें, और अगर इन्फ्लुएंस नहीं फिर तो कोई बात ही नहीं है. क्या कहते हैं आप? जी, देखिए, मैं एक चीज़ को एक डीपली जानने की ज़रूरत है. 1947 में हमारी आज़ादी मिली जी, मोनार्की ख़त्म हो गई, महाराजाशिप ख़त्म हुआ 1947 में. 1946 में जमात इस्लामी का ऑफिस खुला कश्मीर में, औकाफ बिल्डिंग उसको कहते थे. और जमात इस्लामी इसको पीछे से कैपिटलिस्ट फोर्सेस नर्स करते थे. कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज नर्सिंग इट, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. पाकिस्तान आल्सो स्टार्टेड नर्सिंग इट एट द इंस्ट ऑफ अमेरिकन्स, बिकॉज अमेरिकन्स हैड ए प्लान, लॉन्ग स्ट्रेटजी कि कोल्ड वार को अगर स्टॉप करना है तो वी मस्ट नर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो उन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जब असिस्टेंस देनी है, इसमें एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ. 1962 में जब चाइना के अगेंस्ट हम लड़े तो वी गॉट सम मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका एज असिस्टेंस. बट इन 1965 व्हेन वी फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, यू नो व्हाट अमेरिकन्स सेड? The president of America stated that time that we are a vegetarian nation, we cannot win the war. Look at the duplicity of, Americans at that point of time. But going back to 47, they started nursing this. And by that time, you see, we found in 1953, the great politician, I would say, the hero of revolution in Kashmir in 1931 to 1939 to 1947, who fought against Maharaja, who was champion of anti-feudal struggle in Kashmir, Sheikh Mahmud Abdullah. He was immediately jailed in 1953. When he was jailed in 1953, हमारी कश्मीर की मॉडर्निटी, कश्मीर का सेक्युलरिज्म, इसको एक धक्का पहुंचा. ऑब्वियसली उसका एडवांटेज जो ले लिया, उसका एडवांटेज जमात इस्लामी ने वो स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया. So therefore it began to those who would have otherwise gotten to modernity, they all became gradually radicalized. Because Sheikh Abdulah's vision was not executed. 1953 onwards, what government of India did, the Congress government at the center, for example, they brought Indian National Congress into Kashmir from above, जिसका कोई ग्रास रूट लेवल बेसिस नहीं था. एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर ठूंसा गया और डेवलपमेंट कुछ नहीं. तो इससे जो है वहाँ नर्सिंग इसकी हो गई, मतलब रेडिकल फोर्सेस की जमात इस्लामी काफ़ी ग्रो हुआ. जमात इस्लामी इतना ग्रो हुआ दैट इट बिगैन टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, backdoor, it began to control bureaucracy, it began to control educational institutions, it began to control everything. In fact, I tell you. कैसे करते थे? You see, for example, I tell you, एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि
एडमिशंस अगर देने थे तो जमात इस्लामी वुड सर्टनली इन्फ्लुएंस थ्रू ब्यूरोक्रेट्स कि इन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दो। हाँ बिल्कुल एकदम। स्कूल वगैरह में भी, स्कूल्स में भी एडमिशन के लिए भी करना। पर क्यों जमात इस्लामी क्यों जोर देता था? बच्चे अच्छे जो स्कूल में पढ़ना चाहेंगे उसमें क्या मुसीबत थी, क्या बाधा थी उसमें? वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन जमात इस्लामी ने अपने इंस्टीट्यूशंस खोले इसी जिनमें ये आइडियोलॉजी ग्रो हो सकती थी कि हम लोग इंडिया से कितना दूर रहे, फॉर एग्जाम्पल विच कुड मेक कश्मीरी मुस्लिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम कश्मीरी हिंदू, जबकि ये डिवीजन वहां था नहीं पहले। दिस डिवीजन वाज नॉट देयर। मतलब जमात इस्लामी का बड़ा रोल रहा, बहुत रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल समस्या में, कश्मीर समस्या में और हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी देखिए आप पाकिस्तान, अगर ये तो बातें हमें पाकिस्तान मैच जीता है, हिंदुस्तान मैच जीता है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले। बाद में जब जमात इस्लामी बिगेन टू इंटरवीन इनटू दीज थिंग्स, मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो लोकली कई गांव में बिजलियां बंद की जाती थी हिंदू एरियाज में, शट डाउन पावर, छुटपुट घटनाएं होती थी इस तरह से। ये कब की बात है? ये 1980s की बात है, मतलब लेट 89 से पहले की बात है, सफरिंग से पहले की बात। आई स्टिल रिमेंबर ए पर्सन हु वाज डूइंग इट इन आवर विलेज, फॉर एग्जांपल द फेलो वाज एंड लुक एट द डायनेमिक्स ऑफ इट। पाकिस्तान जीतता था हाँ तो बिजली चली जाती थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो है, अगर पाकिस्तान हारता था तो बिजली चली जाती, बिजली बंद की ताकि सेलिब्रेशन ना हो पाए। हाँ, तो दिस इज यू सी हाउ कंट्रोल। अब जमात इस्लामी कह रहे थे कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो दिस वाज जमात इस्लामी के जो मेंबर्स होते थे फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में, तो दे वुड डू इन दीज थिंग्स। छोटी मोटी घटनाओं पर पथराव करना शुरू हो जाता था, कहीं कहीं बंद कर दो आज ये टोटली, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बिल्कुल इस तरह से काफ़ी वे टेंडेंसीज डेवलप होने लगी। तो इसलिए वो समाज में जो तनाव और जो डिवीजन पैदा हो गया, उसके लिए जमात इस्लामी डिड क्या चाहते हैं जमात इस्लामी वाले, क्या जमात इस्लामी वाज बेसिकली, इसमें कई एजेंसीज काम करती थी। देखिए अब कश्मीरी जो अरब, जमात इस्लामी का अपना एजेंडा था, ये जमात इस्लामी के जरिए वेस्टर्न फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी और कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एजेंडा अपना जमात इस्लामी के माध्यम से ग्राउंड पे उसको एग्जीक्यूट कराते थे। यू सी जमात इस्लामी वाज फीलिंग विदाउट नोइंग कि हाउ दे आर बीइंग फाइनेंस्ड एट द टॉप लेवल, चाहे अरब कंट्रीज से पैसा आता था, पाकिस्तान से आता था, दे वर थिंकिंग दैट वी आर पार्ट ऑफ ए लार्जर मुस्लिम नेशन। It has this problem as there are circles within the circles. If you look at the Western world and their battle with Christians, you have to go back to Crusades. एक ज़माने में स्पेन वॉज एंटायरली ए मुस्लिम ममालिक, फिर बाद में क्रिश्चियन बना, इनमें बैटल चली गई, कॉलोनियलिज्म इंडिया में आ गया। व्हेन कॉलोनियल मास्टर्स केम दे वर कन्फ्रंटेड बाय नन अदर देन मुस्लिम्स हियर, यू सी। सो देयरफॉर पीछे से तो वो लोग लड़ते थे, वो लोग इनको यूटिलाइज करते थे या वो लोग नर्स करते थे, लेकिन यहाँ इस्लामिक वर्ल्ड में इनको लग रहा था दैट वी आर पार्ट ऑफ द लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड एंड देयरफॉर कश्मीर, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहाँ तो एक्चुअली इट्स बेटर टू प्रिजर्व दिस एंड टू फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। कश्मीर को भारत से नहीं, जमात इस्लामी के एजेंडे पे कश्मीर का भारत से सेपरेशन था बिल्कुल एकदम, जमात इस्लामी से तो था बिल्कुल। इसने जमात इस्लामी ये चाहता है कि जमात इस्लामी चाहता था यहाँ निज़ामी मुस्तफ़ा हो और हम अलाइन हो जाएं पाकिस्तान से, हम लोग भी अगर सेपरेट भी हो गए, टोटल सेपरेशन चाहते थे। यस, देयर इज नो डाउट। इस्लाम का प्रचार प्लस भारत से अलग होना उनका एजेंडा था। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें जो है, देखिए हमें सी द डिफरेंस बिटवीन द टू नाउ, द डिफरेंस बिटवीन जमात इस्लामी हिंद एंड जमात इस्लामी इन कश्मीर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। जमात इस्लामी हिंद के तब के बासित अनवर करके एक थे, आई थिंक ही वाज फ्रॉम उड़ीसा और समवेयर, हु वाज जमात इस्लामी हिंद का मेंबर था, आई थिंक प्रेसिडेंट और समथिंग ही वाज देयर। तो यू सी ही टर्मिनेटेड जमात इस्लामी कश्मीर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। We must, government of India should also appreciate the role of Indian Muslims in this. They distanced them. That if you are, because your agenda is separate of, breaking away, we are different from you. We are different from you. We are not part of that. This has to be understood. तो जमात इस्लामी इसको नर्स करने लगा, and Pakistan also nursed it and also exploited जमात इस्लामी।
Pakistan fully exploited Jamaat Islami in facilitating this and in transforming them, in ensuring this transition from non-violence to violence in Kashmir. There's no doubt about it. That's how we find that this wedge was created between the जमात Hindus and इस्लामी Muslims. का रोल है तो समझा दिया आपने। अच्छा, अब्दुल्ला फैमिली जी, कश्मीर समस्या को एग्रेवेट करने में, उसको हवा देने में, उसको उलझाने के लिए पूरी फैमिली कितना रिस्पॉन्सिबल है? मुझे लग रहा है अब्दुल्ला फैमिली उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी अगर शेख अब्दुल्ला, जिसको हम सब लोग कहते हैं साहब, द ऑर्डिनरी पर्सन हु हैज़ नॉट, वेदर ही इज हिंदू और मुसलमान, हु अब्यूजेस शेख अब्दुल्ला, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज शेख अब्दुल्ला, इफ ही वांटेड, ही वुड हैव प्रेस्ड फॉर फ्रीडम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, बाद में And तो put it down. बाद में तो बड़े रेडिकल हो गए जब नहीं, वो radical हो गए। जद्दा वगैरह से जब लौट के आए तो रेडिकल तो बाद में हो गया, आप उसकी भी बात है। 1953 when 3 also has to be relooked in fact, and consistently the way you have kept him in prison for nearly 20 years or so, जब एग्जाइल से उसमें- वापस लौटे हाँ, तो फिर तो उनके विचार बिल्कुल बदले हुए थे। तो एग्जाइल से विचार उनके बाद तो उनके विचार देखिए बदले क्यों। पाकिस्तान विजिट किया, मिडिल ईस्ट विजिट किया 1975 में, जब उसको फिर से हुकूमत दी गई। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। जी 1953 तक शेख अब्दुल्ला ओके था। 53 में थोड़ी भाषा बदली, बिकॉज हिज एजेंडा वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एंड थिंग्स वर नॉट, इफ आई थिंक यू सी, इफ शेख अब्दुल्ला वाज नॉट दैट टाइम jailed, instead of jailed, if you would have interacted and sorted out the problem with Kashmiris that time, we would not have landed into this kind of a mess. Let me also tell you, if Sheikh Abdullah was there as a chief minister in 1990, this mess would not have been created. He could have saved, because he had an understanding of all these forces of South Asian, polity and international politics, which at local level Farooq Abdullah did not have that much understanding of things at all. और फारूक अब्दुल्ला को जो है, जमात इस्लामी जो है, virtually they had gripped फारूक अब्दुल्ला. Yeah, who is a better administrator, who is having better understanding of Kashmir politics, Farooq Abdullah, Umar Abdullah, I would say none of them? I would say Umar is better. Umar is better, but he's caught up in different mindset now. Kashmir polity is not getting sorted out even today. Kashmir polity is day in and day out is becoming very much bitter, very much complicated, which government of India should try to understand. It's becoming terribly complicated, and one should not be this. I am telling you today, I had told this to General K.V. Krishna Rao in 1989 on 13th July when I wrote to him saying Kashmir is fast immersed into a kind of militancy, because I had complete vision of what is happening as a result of Cold War. क्या होगा उसके बाद क्या होगा? तो he said no, nothing is going to happen. And then when it happened, ultimately he started inviting me, please come, tell me this, that. We had many secret meetings. कब कैसा ये 1989 के आसपास की बात है, 88 या 87 जो भी है, तो नहीं, कब ऐसा लगा आपको हांगलू साहब की कश्मीर अब हाथ से निकल गया है? See, the problem is 89 में हमने देखा जब when Cold War began to, हाथ से निकल गया से मेरा मतलब ये हुआ progress, कि जो आपको लगा कि चिंता का विषय ये है. Yes, I was in 1982, I was at Kashmir University. We were watching the developments the way, like Communist Party reading rooms kind of thing was going on. People were being educated, things were being discussed. Kashmir University administrative block was being burned. The way in 82 or 83 actually वो जो काजी निसार था उसको अपॉइंटमेंट से निकाला गया, यूनिवर्सिटी ब्लॉक को जलाया गया, lots of other politics was taking place and so on. And then the Cold War was taking place. It was also reaching to its height and so on. How these forces through television and other things were being, impacting the public psyche in villages and so on. It was a sort of lesson, in fact, we learned. On the basis of my understanding of this whole phenomenon, I wrote to him. And he said nothing is going to happen. In 89? In 89, yes. 13 उनकी लेटर मेरे पास है 22 जुलाई की. उस पे वो लिखते हैं, आई कैन शो इट टू पब्लिक आल्सो, आई थिंक वो मिनिस्ट्री आल्सो मस्ट बी हैविंग इट. तो he says that nothing is going to happen. When it happened, he came to me and said in Hyderabad, I was in Hyderabad University, he was living in Sainik Colony, Sainik Puri, in fact, in Sikandrabad. He invited me and we discussed it. He said, now this is happening.
I gave him many bits of, advices that time, in fact, and we were regular in touch after that. So there are many things that were happening. In fact, I was giving him my assessment कि कैसे हो रहा और क्या हो रहा. He shared with me lots of things, including counter-insurgency program, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, like that. कश्मीर की समस्या हिंदू और मुसलमान की समस्या नहीं है. It is not हिंदू मुसलमान की समस्या. This is being, you see, that is the consequence now. जब बच्चा पहाड़ से नीचे गिरता है या खिड़की से नीचे गिरता है, जमीन पर गिरता है, टांग टूटती है, तो 10 लोग आके अपनी अपनी ओपिनियन देता है. साहब किसी ने इसको धक्का दिया, कोई कहता अपनी अकल से गिर गया, तो तरह तरह के, कोई कहता अब ये फ्यूचर में लंगड़ा ही रहेगा, इस तरह से. इसी तरह कश्मीर प्रॉब्लम जो है, इट्स हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है ही नहीं. बट अब इसको जो है, यू सी, वी हैव सम सब्जेक्ट कॉल्ड हिस्टोरिकल मेमोरी. जब मुझे आपसे हल्की सी दुश्मनी हो जाती है और मैं आपके एग्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं और उसके पीछे वाले रीजंस को नहीं देख रहा हूं, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं मेमोरी ढूंढता हूं, इसने इससे पहले क्या किया है मेरे साथ, उससे पहले कब हुआ है. इसी हम कश्मीरी मुसलमान को एक्यूज करते हैं, साहब 14th सेंचुरी में इनने मारा दाड़ा, सबको काटा. 14th सेंचुरी से पहले भी हर्षा ने भी मारा दाड़ा, उसने भी टेम्पल गिराए. मंगोल्स आके 14th सेंचुरी में, इट वाज नॉट 14th सेंचुरी कश्मीरी मुस्लिम्स alone, then it were Shamanites, it were Mongols जिन्होंने thousands of Kashmiri women को across all, I would say religiosities लेके बंदी बनाया, हैरम्स में बेचा, जो किसी को मालूम ही नहीं है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर फुल ऑफ ऑल दीज रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन. इजिप्ट में बेचा, हैरम्स में भेज दिया तमाम लेडीज को, जिस वक्त ललिश्वरी जिंदा थी. तो हम लोग उसको कहते हैं, उन पर सिर्फ हम थोपते हैं कि भाई मुसलमान ही है ऐसी का. इससे हमारे यहाँ सिचुएशन डिवास्टेट होती है, बिकॉज मुस्लिम माइंड बिकम्स मोर क्रिमिनल, हिंदू माइंड बिकम्स मोर क्रिमिनल, एंड वी ट्रे ऑल मिस इंटरप्रिटेशंस आर बीइंग पोर्ट्रेड इनटू इंडियन पॉलिटी. इससे इंडियन पॉलिटी को जो है फायदा नहीं होगा, इससे इंडियन पॉलिटी को नुकसान हो रहा है. मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, हम लोग पाकिस्तान नेशन नहीं है, पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट. आई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बॉदर अबाउट पाकिस्तान at all. It's a small, village today. But we are a big nation. We have to exist. हमारे पास अगर सेंसस मेरी नजर में किया जाए, we have 39 crores of Muslims in India today. Can we throw them into sea? They are part of this nation. So therefore, if an integrated nation has to progress, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, साहब बहुत इकानमी बढ़ रही है, ट्रिलियन हो रही है, क्या हो रही है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, तो उसके लिए जो है ना, कल्चरल इथास और मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ आल्सो टू बी स्ट्रेंथन, देन ओनली इट विल गो ऑन. अगर हम ये कहेंगे कि साहब ये मुसलमान है तो इनसे बिजनेस मत करो, इनको लेबर मत ले जाओ, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो ट्रिलियन इकानमी 2 दिन में जो है पैरों पे आ जाएगी. सो देयरफॉर इंडिया इज ए ग्रेट नेशन. India has seen many troubles, then this is a small thing. जब आप कह रहे हैं जो सोसाइटी हार्मनी से रह रही थी, कश्मीर में हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, एक किस्म की हार्मनी थी जो दशकों, सालों, सदियों तक चलती रही. जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सबसे पहला जहर घोलने का सबूत, एहसास, ये कब हुआ? कश्मीर के इतिहास को आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ने का सबसे पहला सबूत कब मिला कश्मीर में? हम यही कहेंगे कि ये जो 14th सेंचुरी में पॉलिटिक्स चेंज हो गई. 14th सेंचुरी में जो है, जब हिंदू रूल ख़त्म हुआ तो टर्क्स आने लगे, और टर्क्स पावर में आए, तब से जो है ये खाई शुरू होना हो गया. मतलब खाई इन द सेंस दिस डिस्टर्बेंस टुक प्लेस एट दैट में पीपल कन्वर्टेड फोर्सिबली एंड वॉलंटरली. दोनों इश्यूज हमारे पास हिस्टोरिकली अवेलेबल है, बोथ बाय फोर्स एंड वॉलंटरी. तो तब से फिर बीच में, बाद में हम ये कहेंगे कि साहब छोटी पुटी घटना होती थी, बट देयर वर लॉट्स ऑफ पंडित्स, बिकॉज दे वर, इसी कॉमन सेंस है कि मेनी ऑफ कश्मीरी पंडित्स हु वर संस्कृतिस्ट्स एंड वर स्प्रेड ऑल अक्रॉस सेंट्रल एशिया, चाइना. Many of them took to Persian learning also. You see, for them it was a change of language, and worked in different administrative agencies of sultans, Mughals, Afghans, like that. So this was voluntarily also conversion, as well as aligning with Muslims was also going on one side. ये किताब आपकी है जी, और कश्मीर पे जितनी किताबें मैंने पढ़ी है उसमें से मैं इसको बहुत
बेस्ट बुक मानता हूँ। इस किताब को पढ़ के एहसास होता हो सकता है कि वो एहसास आभासी हो। मुझे ऐसा लगा जी। एक कुछ 20-25 साल का फासला ऐसा रहा कश्मीर के इतिहास में, जिसमें ऐसा लगता था जैसे कश्मीर में से सरकार गायब हो गई थी। सरकार कुछ थी नहीं, अगर थी तो दिख नहीं रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। जी। ये कौन सा वाला पीरियड था जिसमें लगा कि वहाँ पे सरकार है ही नहीं, मतलब सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? I think you see, from the second phase of Sheikh Mohammed Abdullah, from 75 onwards, when he took over, age had taken him over, and certain elements had also sort of overpowered him in administration, and he was not so effective. Then onwards, completely, we find that Kashmir was not in good hands. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हंगलू साहब हमसे बात करने के लिए। Sri Lanka to Multan, to Central Asia to China, you will see everywhere Kashmiri Pandits were working in different capacities, different organizations, and then portraying it all over the India that look here, Hindu khatre mein hai. Indian state becomes arrogant whenever democracy is fatigued. Kashmir problem is not only violence. Kashmir problem के कई पहलू हैं। छोटे छोटे बच्चे आगे और टेंट्स में रखे गए जहाँ कई लोग मरे। खाली यही मैं बोलूँगा भाई कि यही कश्मीरी मुसलमान ने हमको मारा और भगाया। I think they will be blind to the whole situation.